गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। આજે આપણે પાઠ 9 निर्भय बनो विषय भणवाना छे। निर्भय यानी कि किसी प्रकार का कोई भय नहीं। निर्भयता जो है वह बहुत बड़ा गुण है। बचपन से ही इस गुण का विकास होना चाहिए। जो लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु, निर्भय बनो पाठ के, उनका रेणु जी का जन्म बिहार के वर्तमान में जो बिहार के पूर्णिया जिला के ओराई हिंगना नामक जो गांव है वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। उनकी जो पढ़ाई है विराटनगर, हाल में नेपाल और वाराणसी में हुई थी। भारत के अंदर कई स्वतंत्रता आंदोलन के लिए हुए, उनमें रेणु जी ने सक्रिय रूप से भाग लिया। साथ साथ वे कई बार जेल भी गए स्वतंत्रता आंदोलन के लिए। और आकाशवाणी में पटना में उन्होंने कार्य किया। फणीश्वर नाथ रेणु जो हैं वह एक आंचलिक उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने ज़्यादातर प्रसिद्धि जो हुई उनकी वह आंचलिक उपन्यासकार के रूप में हुई है। ये जो पाठ है निर्भय बनो, उस पाठ के साहित्य प्रकार हैं, साहित्य जो स्वरूप है वह है आंचलिक उपन्यास। और ये जो उपन्यास हैं कितने चौराहे नामक उन्होंने उपन्यास लिखा था, उनमें से 7वें प्रकरण में से लिया गया है। निर्भय यानी कि किसी प्रकार का कोई भय न हो। इस जो पाठ है उस पाठ में युवावस्था के 4-5 पात्रों के द्वारा हमें यह बताने का प्रयत्न किया गया है कि हम यदि भयभीत हैं तो हमें निडर बनना चाहिए और किसी प्रकार का कोई भय नहीं रखना चाहिए। वैसी बात इस पाठ में बताई गई है। जो एक तो हमें निर्भय बनना है, दूसरा यदि कोई व्यक्ति भयभीत है तो उसे निडर बनाना है। वैसी बात इस पाठ में बताई गई है। फणीश्वर नाथ रेणु ने मेलांचल, परती परिकथा, जुलूस, पलटू बाबू रोड, कितने चौराहे जैसे उपन्यास उन्होंने लिखे हैं। ठुमरी, अग्निखोर, आदिम रात्रि की महक जैसे कहानी संग्रह उन्होंने लिखे हैं। भारत सरकार ने फणीश्वर नाथ रेणु को पद्मश्री उपाधि से सम्मानित किया था। अब हम ये जो पाठ है उस पाठ के जो सारांश है उसे समझने का प्रयत्न करेंगे। प्रियव्रत राय मैट्रिक में पढ़ता है। प्रियोदा और प्रियव्रत राय दोनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं, एक ही बच्चे के नाम हैं। मैट्रिक यानी कि उस समय की एसएससी, आज की जो 11वीं होती है वह। स्कूल के सभी लड़के और मास्टर उसको प्यार करते हैं। स्कूल के शाला के सभी बच्चे और शिक्षकगण उसको प्यार करते हैं। स्कूल ही नहीं, उस छोटे से कस्बे में प्रायः सभी जानते हैं। उसकी शाला ही नहीं बल्कि उनका जो छोटा सा जो कस्बा यानी कि गांव जो है, गांव के सभी लोग उसको प्रायः यानी कि अक्सर उनको जानते हैं। हर रविवार की सुबह बगल में झोली लटकाकर सन्यासी आश्रम के लिए मुठ्ठियाँ वसूलने के लिए निकलता है। हर रविवार को सोम से शनि तक स्कूल चालू होती हैं, तो इसीलिए ये लोग जो हैं वह रविवार को सुबह में बगल में झोली लटकाकर सन्यासी आश्रम के लिए मुठ्ठियाँ यानी कि मुट्ठी भर अनाज वसूलने के लिए निकलते हैं। कभी अकेला, कभी साथियों के साथ। स्कूल का कोई छात्र या शिक्षक बीमार पड़ा कि प्रियोदा अपनी टोली के साथ उसके घर पर हाजिर हो जाता था। टोली यानी कि दल, मंडली। जो प्रियोदा है उनका जो एक दल बनाया हुआ है, उनकी एक टोली है। वह उनके स्कूल का कोई बच्चा बीमार पड़ता है या उनका कोई शिक्षक बीमार पड़ता है तो उनकी जो दल हैं वह तुरंत उनके घर पर पहुंच जाता था और उनकी सेवा करते थे। जब तक रोगी यानी बीमार भला चंगा न हो जाए, भला चंगा यानी कि स्वस्थ, जब तक वह स्वस्थ न हो जाए
उसका दल सेवा में जुटा रहता है, यानी कि उनकी सेवा करता है। रोबी और कालू प्रियोदा के दल में हैं। रोबी और कालू नामक जो लड़के हैं वह भी प्रियोदा के दल के सदस्य हैं। उन लोगों में मनमोहन को भी अपने साथ ले लिया है और प्रियोदा के दल में शामिल कर लिया है। ये जो मनमोहन है वह नया लड़का है और उन्होंने भी मनमोहन को अपने दल में शामिल कर लिया है। हर शनिवार को परमान नदी के उस बालूचर पर प्रियोदा के दल के सदस्य स्कूल की छुट्टी के बाद जमा होते हैं। परमान जो है वह एक नदी का नाम है। बालूचर यानी कि नदी का रेतीला तट, रेती वाला जो भाग है उसका जो किनारा है वहाँ पर ये जो बच्चे हैं वह हर शनिवार को दोपहर के बाद वहाँ पर इकट्ठे होते हैं, दल के सभी सदस्य स्कूल की छुट्टी के बाद। खेल कूद गाने बजाने के अलावा प्रियोदा दुनिया भर की खबरें इन सदस्यों को सुनाते हैं दल को। रविवार का प्रोग्राम यानी कि कार्यक्रम तय करते हैं, किस मोहल्ले में कौन कौन जाएगा और मुठ्ठियाँ वसूलने, मुठ्ठियाँ यानी कि मुट्ठी भर अनाज, किस बीमार की सेवा करने कौन कौन जाएगा, ये सब शनिवार को वे लोग तय कर लेते हैं। उस दिन मनमोहन का परिचय देते हुए कालू ने कहा था, मनमोहन को लेकर कौन आता है? कालू आता है। मनमोहन नया लड़का है। तो उस दिन कालू ने कहा था कि प्रियोदा यह मनमोहन का दूसरा नाम है मोना, खूब तेज लड़का है, क्लब का सदस्य होना चाहता है। ये जो दल है उसका सदस्य बनना चाहता है, सभ्य बनना चाहता है। प्रियोदा ने मनमोहन को सिर से पैर तक देखकर, सिर यानी कि मस्तक से पैर तक देखकर पूछा था, भारतवर्ष के एक ऐसे आदमी का नाम लो जिसे लोग भगवान का अवतार समझते हैं। प्रियोदा ने जब मनमोहन है ये उनका जो दल है उस दल में जब शामिल हुआ तो सबसे पहले उन्होंने एक प्रश्न पूछा था कि भारतवर्ष के एक ऐसे आदमी का नाम लो जिसे लोग भगवान का अवतार समझते हैं। तो तुरंत मनमोहन यानी कि जो मोना है उन्होंने उत्तर दिया था महात्मा गांधी। तो तुरंत जो प्रियोदा है उन्होंने कहा था कि ठीक है, तुम पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो, दूसरा प्रश्न पूछा था। तो मनमोहन चुप रहा, फिर बोला मैं वकील बनना चाहता हूँ। और सभी ठट्ठा कर हंसे, सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं, लेकिन प्रियोदा जो है वह गंभीर रहते हैं। बोले ठीक है, बीमार लोगों की सेवा करना जानते हो? तीसरा सवाल उन्होंने पूछा था कि बीमार लोगों की सेवा करना जानते हो? तो मनमोहन जो है वह कहता है कि सीख लेंगे। तो प्रियोदा ने कहा कि शाबाश, यदि रोगी जो हैं, बीमार व्यक्ति जो हैं वो हैजे से पीड़ित हो तो, हैजा यानी कि कॉलेरा। मनमोहन चुप रहा क्योंकि हैजे के नाम से उसे डर लगता है, जो कॉलेरा हैं उनसे उन्हें डर लगता था। मनमोहन कहता है चुप रहा क्योंकि हैजा नामक बीमारी से उसे भय लगता है, डर लगता है। तो प्रियोदा ने आगे पूछा कि गाना जानते हो? तो उन्होंने कहा था कि जी, तैरना? तो मोना जो है मनमोहन उन्होंने उत्तर दिया कि नहीं। प्रियोदा ने सूर्यनारायण नामक सदस्य के कहा, सूरज, मोना तैरना नहीं जानता। जो प्रियोदा के दल में सूर्यनारायण, सूरज दोनों एक ही नाम है। वह दल के जो सभी सदस्य हैं उसे तैरना सिखाने का कार्य करता है और एक पहलवान के रूप में है। तो उन्होंने कहा सीख जाएगा, एक दिन उठाकर नदी में फेंक दूंगा, खुद तैरने लगेगा। सूर्यनारायण जो सूरज है वह मोना को कहता है कि एक दिन उठाकर नदी में फेंक दूंगा तो वह खुद तैरने लगेगा। तो सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। सूर्यनारायण पढ़ने में कमज़ोर है,
ये जो सूरज है, सूर्य नारायण है, पढ़ने में थोड़ा कमज़ोर है, लेकिन शरीर उसका मजबूत है। रोज 100 दंड बैठक करता है। उसके साथी उसे सूरज पहलवान कहते हैं। उन जो दल के जो सभी सदस्य हैं, उनके साथी हैं, मित्र, वह सब सूरज पहलवान उसे कहते हैं। दल के सदस्यों को तैरना सिखाना उसी का काम है। उस दिन सभी ने एक नए सदस्य मोना यानी कि मनमोहन से गीत सुनने की इच्छा प्रकट की। मनमोहन पहले लजाया यानी कि शर्माया, किंतु जब प्रियोदा ने आग्रह अनुरोध किया तो उसने खखाकर गला साफ किया और कौन गीत गाए वह उसने शुरू किया। राम रहीम न जुदा करो भाई, दिल का सच्चा रखना जी। राम और रहीम दोनों एक ही ईश्वर के नाम हैं और उसको जिस प्रकार हम ईश्वर के रूप में जानते हैं, उसी तरह हमें हमारे हृदय के अंदर सभी को एक दृष्टि से देखना चाहिए। गीत समाप्त होने के बाद प्रियदा बोले, वाह बहुत मीठा गला है तुम्हारा, कालू तुम प्रभात फेरी वाले दोनों गीत मोना को सिखा देना। ये जो दल के जो सब सदस्य हैं वह सुबह में गांव के अंदर जाकर प्रभात फेरी गाना गाते हैं। सूरज पश्चिम की तरफ झुक गया, बालूचर पर लाली उतर आई, यानी कि अब ये जो सूर्यास्त होने की तैयारी हो रही थी। परमान नदी की धारा पर, परमान एक नदी का नाम है, उनकी धारा पर डूबते हुए सूरज की अंतिम किरण झिलमिलाई। पखेरु दल यानी कि पक्षियों बांधकर बस वन की और लौटने लगे। प्रियोदा के दल के सभी सदस्य पंक्ति बांधकर लौटे। पुल के पास आकर एक गाड़ीवान तन्मय तल्लीन होकर गीत गा रहा था। बोला गरीब का दिन पहिया हरब, बोला गरीब का दिन, दिन यानी गरीब रंग। ये जो पंक्तियाँ हैं वह पंक्तियाँ जो आंचलिक बोली में बोली गई हैं। सूरज ने उसी सुर में सुर मिलाकर किया। एकटा जेल लोटा छल, बेटा छल तीन पनिया, पोबत काल लोटा लेलक छीन, यानी कि जो आंचलिक मैथिली जो भाषा है, आंचलिक बोली, उसी बोली में वह उत्तर देता है। कृत्यानंद झा ने कहा है, विद्यापति की लाचारी है। जो लाचारी यानी एक लोकगीत, लाचारी यानी लोकगीत, और विद्यापति यानी कि मैथिली भाषा की प्रसिद्ध कवि हैं। उन्होंने की जो एक लोकगीत हैं उनका यह पंक्तियां हैं। लाचारी यानी कि एक लोकगीत। ट्राई यानी कि उसी समय बंदूक की गोली की आवाज़ सुनाई देती है। बालूचर के उस पार पर किसी ने फायर किया। एक पखेरु बालू पर गिरकर छटपटाने लगे। जब ये लोग परमान नदी के किनारे पर से शाम होने की तैयारी थी और उसी समय अपने घर पर जा रहे थे, उसी समय एक गोली चलने की आवाज़ आती है और उसी समय आकाश में से एक पक्षी, पखेरु यानी कि पक्षी, उस नदी, परमान नदी का जो तट है, किनारा है, बालूचर है, उन पर गिरकर छटपटाने लगता है। उसका जोड़ा विकल होकर बहुत देर तक रोता रहा। विकल यानी कि व्याकुल, परेशान होकर। मटमेले अंधकार में, मटमेला यानी कि शाम होने की तैयारी थी, अंधकार होने लगा। एक अर्दली नुमी आदमी दौड़ा। अर्दली यानी कि अफसर का नौकर, अफसर का एक नौकर आकर वहाँ आया और मरी हुई चिड़िया के डेने को पकड़कर चिल्लाया, मिल गया हुजूर। ये जो अर्दली यानी कि एक अफसर हैं, उनका नौकर हैं, वह दौड़कर आया और जो ऊपर से जो पखेरु पक्षी जो था, वह मरा हुआ चिड़िया यानी कि पक्षी के पंख को पकड़कर चिल्लाया कि मिल गया हुजूर।
इब्राहिम बोला, सब डिप्टी साहब का अर्दली है, साला भारी खचड़ा है। इब्राहिम ने कहा कि ये सब डिप्टी जो साहब हैं उस अफसर का नौकर हैं और बहुत अड़ंगीबाज है। खचड़ा यानी कि मूर्ख हैं, अड़ंगीबाज हैं। प्रियोदा के मुंह से अचानक निकला होल्ट। होल्ट यानी चुप, चुप हो जाओ। तब इब्राहिम को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने जो साला शब्द उपयोग किया था वह अपशब्द है, गाली के रूप में जाना जाता है। तो उन्होंने तुरंत कहा था होल्ट यानी कि चुप हो जाओ। तब इब्राहिम को अपनी गलती पर एहसास हुआ और दल का नियम है कि कोई भी सदस्य किसी किस्म यानी कि किसी प्रकार का अपशब्द या गाली मुंह से नहीं निकालेगा। इब्राहिम ने तुरंत सिर झुकाकर दल के नायक प्रियोदा और सदस्यों को से माफ़ी मांगी। और बात यह है कि साले ने फिर से जो इब्राहिम गलती करता है, फिर से साला शब्द का उपयोग करने लगता है तो सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। प्रियोदा ने गंभीर होकर कहा, इब्राहिम यह तुम्हारी 8वीं गलती है। 10 होते ही हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। इब्राहिम ने पूछा, लेकिन सरकारी अफसरों को गाली देने में क्या हर्ज है, क्या आपत्ति है? तुम्हारा मुंह खराब होगा, उनका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। ये जो प्रियोदा है वह उसे समझाते हैं। मगर वे जो गाली देते हैं वे ही क्यों, बहुत लोग गालियाँ देते हैं, प्रियोदा ने कहा। तो ये जो इब्राहिम कहता है कि नहीं प्रियोदा, आप इब्राहिम को कालू कहता है कि आप इब्राहिम को नहीं समझा सकिएगा। वह महीन बात देरी से बुझता है, यानी कि जो सूक्ष्म जो बातें हैं वह सूक्ष्म बात उन्हें देर से समझ में आती हैं। मैं समझा देता हूँ। देखो इब्राहिम, यदि क्लब का मेंबर रहना है तो उसके रूल्स, उसके जो नियम हैं उसको तुम्हें मानने पड़ेंगे। नियम है कि कोई सदस्य आपस में बातचीत से सिलसिले में कोई खराब शब्द नहीं बोलेगा। जानते हो न? बस यहाँ पर बात खत्म हुई। साहुआइन धर्मशाला के पास आकर सभी ने एक दूसरे से विदाई ली और कालू ने कहा, मोना तू रास्ते में डरेगा, मैं जानता हूँ, चल मैं तुम्हें पहुँचा दूंगा। जो क्योंकि कालू जो है वह मोना जो नया सदस्य शामिल हुआ है उनको लेकर वह आया था। प्रियोदा ने कहा, मोना डरता है, मैं उसे पहुँचा दूंगा, तू घर जा कालू। रास्ते में प्रियोदा चुप रहे। एक सुनी जगह पर आकर रुक गए। सड़क के दोनों ओर बड़े बड़े पीपल के पेड़ थे। दोनों तरफ दूर दूर तक खंडहर और मैदान। पास के एक उजड़े हुए मकान की तरफ इशारा संकेत कर प्रियोदा ने कहा, जानते हो इस घर में कभी मुर्दों की चीरपाड़ होती थी। पोस्टमार्टम हाउस था यह, इसीलिए लोगों को डर है कि आसपास के पेड़ों पर भूत पिचास किलकिल करते रहते हैं। मैदान में प्रेतनियाँ नाचती हैं और संतालियों की तरह झुंड बंधाकर। संतालिया यानी कि एक आदिवासी जाति, जो आदिवासी जो लोग होते हैं वह झुंड बनाकर रहते हैं। उसी तरह ये जो प्रेतनियाँ हैं यानी कि जो भूत पिचास हैं, भूत जो हैं वह झुंड बनाकर रहते हैं। क्यों डरने लगा? अकेले यहाँ आ सकता है? प्रियोदा ने ये जो मोना है उनको पूछते हैं। तो मोना कहता है कि जी नहीं। तो प्रियोदा हंसने लगी और बोले, देख मोना, भूत प्रेत ऐसे आदमी को कभी नहीं तंग करता, परेशान नहीं करता जो 10 काम करता हो। यानी कि जो 10 काम करता है उस आदमी को भूत पिचास कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारी उम्र में मैं भी डरता था। मेरे गुरु महाजन ने मुझसे हंसकर कहा कि 10 का काम करने वाला हो तो वह खुद भूत होता है। 10 काम जो करता है वह खुद भूत होता है, तो भूत उसे कैसे डरा सकता है? तो उसको भूत क्या कर सकता है? चलो शुरू करो वह गाना राम रहीम ना।
मनमोहन गाने लगा, राम रहीम न जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। तो विद्यार्थी मित्रों, હવે આપણે આગળના તાસની અંદર આ પાઠનો સ્વાધ્યાય લખાવીશું. અસ્તુ. જય હિન્દ.